फॉन्ट फैमिली को हमने यूज़ किया था इसके अंदर, और बाकी हमने टेबल और फॉर्म की CSS को बोला था हम आज करेंगे। सही है, यहाँ तक हमने देखा था कल। सही है, तो अभी हमारा जो लेआउट है ना वो इस तरीके का आ रहा है। सही है, अच्छा इसमें एक्स्ट्रा लाइंस कुछ ऐड हो गई हैं, वो ये रही, वो हटा देता हूँ मैं। हटा दी मैंने, Ctrl+S से सेव कर दी है फाइल। अब ये हमारे पास लेआउट इस तरीके से आ रहा है। अब आज इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करना शुरू करेंगे। सही है, तो स्टाइल करने के लिए मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट समझा देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ से सबसे पहले हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोलते हैं। सही है, सही है। और इसको मैं अभी 100% पे ले जाता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, 110 था। सही है, और यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट खोला हुआ है। सही है, तो इंस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले है ना यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं, दिख रहे हैं जी। सही है, तो इसके अंदर से अभी ये सेलेक्ट हुआ हुआ है। सही है, इसका मतलब है कि इंस्पेक्ट को अलग विंडो में खोल दो एक। सही है, सही है। जैसे अभी अलग विंडो पे खुला हुआ है ना। सही है, इसका क्या मतलब है, इंस्पेक्ट को लेफ़्ट साइड के ऊपर चिपका दो। सही है, अब ये लेफ़्ट साइड पे चिपक गया। सही है इसके जी। सही है, इसके बाद इसका मतलब है इंस्पेक्ट को नीचे कर दो। सही है, और इसका मतलब है इंस्पेक्ट को राइट पे कर दो। तो ये 4-5 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम इसको अलग कर सकते हैं विंडो से बाहर निकाल के, हम इसको लेफ़्ट से चिपका सकते हैं, हम इसको राइट से चिपका सकते हैं। सही है जी। इसके बाद हमारे पास एक आइकन आ जाता है ये वाला, टॉगल डिवाइस टूल बार। सही है, इसके ऊपर क्लिक करके हम जो है कुछ इस तरीके की हमारे पास विंडो आ जाती है। सही है, ऊपर इसके अंदर हम अपनी डिवाइस को चेंज कर करके चेक कर सकते हैं कि हर डिवाइस के ऊपर हमारा जो वेबसाइट का लुक है वो किस तरीके का आ रहा है। सही है, अभी ये यहाँ पर है ना, हमने iPhone SE का व्यू देख सकते हैं। तो ये 375 बाय 375 की विथ है इस डिवाइस की, और 667 की हाइट है इस डिवाइस की, iPhone SE। और इस पर हमारा जो लुक आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। सही है, वेबसाइट का। इसके बाद हम इसको iPhone XR पे देख सकते हैं। सही है, ये 50% जूम है, तो इसको 100% जूम करेंगे। तो अब ये बता रहा है कि हमारे जो iPhone 10 है उसके अंदर हमारा लुक जो है इस तरीके का आएगा। सही है, इसके बाद iPhone 12 पे हमारा लुक इस तरीके का आएगा, iPhone 14 पे इस तरीके का आएगा। सही है, और iPad पे हम देख सकते हैं, iPad mini पे हमारा लुक इस तरीके का आएगा। इसके बाद हम iPad Air पे इसका लुक देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए होता है। सही है, इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अपना वो वाला जो मोड अनेबल किया था हमने वो वापस से हटा देगा, डिसेबल कर देगा। सही है जी। अब इसी मोड को ऑन करते हुए मैं यहाँ से जो है अगर विथ को कस्टम देना चाहता हूँ, मतलब अपनी लिखी हुई विथ देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से iPad से हटा के रिस्पॉन्सिव पे टिक करूँगा, और यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी की विथ दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन 1400 है, तो मैं यहाँ से 1400 दूंगा, तो ये 1400 की स्क्रीन पे मेरे को अब दिखा रहा है व्यू कि तुम्हारी 1400 की स्क्रीन जब होगी ना लैपटॉप की, तो उस पर हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। सही है, सही है। तो ये मोड हमें तब काम आता है जब हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। सही है, लेकिन अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, बस मैं इंस्पेक्ट समझा रहा था। तो इंस्पेक्ट में ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस फाइल को अपने मोबाइल के ऊपर खोलें, हम यहाँ से भी कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव। सही है, सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास मैं इस इंस्पेक्ट को थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। सही है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक टैब है एलिमेंट्स का। सही है, एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास आती है पूरी की पूरी HTML लिखी हुई जो हमने यहाँ पर लिखी है। सही है, फाइल के अंदर। सही है, इसके बाद हमारे पास होता है कंसोल। कंसोल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सही है, सही है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिख सकते हैं। अगर वर्क करता है तो फिर उस कोड को हमें फाइल के अंदर भी पेस्ट करना पड़ता है। सही है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर लिख के टेस्ट कर सकते हैं पहले कोड को। अगर वो सही कोड होगा तो फिर यहाँ पर हमें उस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, वरना वो वेबसाइट रिफ्रेश के बाद कोड हट जाता है। सही है, सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज के अंदर हम हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं ना उनको हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स वेबसाइट से लिंक हैं। जैसे अभी 2 फाइल्स लिंक हैं, एक class2.html और एक class2.css की फाइल लिंक है, जिन दोनों के ऊपर मैंने क्लिक किया तो दोनों का कोड उसने दिखा दिया मेरे को। सही है, और इसके बाद हमारे पास ये जो आ रहा है fonts.googleapis.com, ये हमें बता रहा है कि तुमने वेबसाइट के अंदर ये दोनों फॉन्ट्स की जो है वो लिंकिंग भी की हुई है,
और इसके आगे क्लाउड बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट में जो है लोकली स्टोर नहीं है आपके सिस्टम में, लेकिन ये कहीं क्लाउड स्टोरेज से आ रहा है कहीं से। सही है। जी तो यहाँ पर हमने लिंकिंग करी हुई है ना, ये रही। तो ये हमने हमारे लोकल डिवाइस के अंदर कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं करी है, हमने डायरेक्ट इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, इसलिए यहाँ पर क्लाउड का सिंबल आ रहा है। सही है। इसके बाद आ जाते हैं आगे नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, जब रीलोड करते हैं ना इस पेज को, तो नेटवर्क के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स को हिट करता है जब हम एक पेज को रीलोड करते हैं। सही है। अभी कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन जब मैं लोड करूँगा ना तब दिखाएगा। सही है। जैसे मैं लोड करता हूँ तो ये देखो मेरी कौन कौन सी फाइल्स हिट हुई। सबसे पहले उसने हिट करी class2.html। सही है, जिसका रिस्पॉन्स आया 200। सही है। ये क्या चीज़ है 200, ये मैं बाद में बताऊंगा। सही है। ये एक वो होता है, कोड होता है कि 200 का मतलब होता है कि भाई सब कुछ सही है, बस इतना समझ लो, सब कुछ सही है। देखो इसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है ओके। सही है। अगर कोई फाइल यहाँ पर ऐसी होती ना जो लिंक हुई भी होती लेकिन वो फाइल नहीं होती, तो यहाँ पर उस फाइल से रिलेटेड कोड आता 404। सही है। सही है। जैसा मैं अभी देखो इस फाइल का कोड आ रहा है 200 ओके, इस फाइल का भी कोड आ रहा है 200 ओके, ये भी 200 ओके आ रहा है। ये तो वैसे भी हमारे क्लाउड से आ रहा है, और ये एक उसी से रिलेटेड है लिंक। ये देखो यहाँ पर लिंक भी दिखा रहा है, ये भी गूगल का ही लिंक है, टिकटॉक सेंस जो हमने फॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करी है उसका लिंक है। सही है। तो इसका भी रिस्पॉन्स 200 आ रहा है। सही है। अब मिसाल के तौर पर कोड कब चेंज होता है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने CSS की फ़ाइल अपनी खुद बनाई थी। अब इसका लिंक मैं ऐसा रखता हूँ जो गलत हो, जैसे मैं एसिड्स हटा देता हूँ बीच में से। अब मैं सेव करता हूँ इसको और मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ ना, तो अब ये देखो मेरी CSS class2.css के ऊपर इसने क्या किया, क्रॉस बना दिया। और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मुझे बताएगा कि इसका रिस्पॉन्स कोड जो है 404 है। चलो नहीं बता रहा, लेकिन देखो यहाँ पर उसने बता दिया क्रॉस डाल के ना बड़ा सा, कि ये वाली फ़ाइल हमारी जो है वो नहीं मिल रही हमें, क्योंकि हमारा लिंक ही गलत है। सही है। तो अब मैं लिंक सही कर देता हूँ, तो इसको मैं बता देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो होता है ना वो 404 होता है, जो फाइल हमें नहीं मिलती। सही है। इसके अलावा और भी होते हैं एरर कोड्स, लेकिन ये दो याद रखो अभी। 200 याद रखो, 200 का मतलब होता है ओके, और 404 का मतलब होता है कि फ़ाइल नहीं मिली उसको। सही है। परफॉर्मेंस क्या करता है, परफॉर्मेंस के टैब के अंदर से हम जो है स्पीड चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी देर में लोड हुई। तो अभी ये जो हमने वेबसाइट बनाई है ये अभी किसी सर्वर के ऊपर हमने अपलोड नहीं करी है, हम लोकली चला रहे हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो 0.14 सेकेंड्स है, मतलब बहुत जल्दी लोड हो रही है। सही है। क्लिक करते ही लोड हो रही है। लेकिन जब सर्वर पे जाते हैं ना तो इसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, 2-3 सेकंड्स हो जाता है, 5 सेकंड्स हो जाता है, 10 सेकंड्स हो जाता है। डिपेंड करता है कि वेबसाइट में कितनी फाइल्स हैं और कितना कोड करा हुआ है। सही है। सही है। इसी तरीके से कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट ये होता है कि आपके जो HTML का कोड है उसके अंदर एक टैग के अंदर मल्टीपल कितने टैग्स आ रहे हैं, इससे ये डिफ़ाइन करता है कम्युलेटिव लेआउट। सही है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड लेआउट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, जैसे डिफ के अंदर एक डिफ के अंदर एक डिफ के अंदर एक डिफ, बहुत ज़्यादा चाइल्ड डिफ्स बनाई हुई हैं, तो ये कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है CLS ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। सही है। क्लियर है। जी। अच्छा, अब आते हैं मेमोरी छोड़ दो, किसी काम का नहीं होता, और ये भी छोड़ दो एप्लीकेशन। सही है। सारे टैब्स क्लियर हो गए। जी। एलिमेंट्स HTML रिकॉल कर लेता हूँ। एलिमेंट्स HTML का होता है, HTML की फ़ाइल का कोड दिखा रहा होता है। कंसोल के अंदर हम हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। सोर्सेज में हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी फाइल्स हमारी वेबसाइट में है। नेटवर्क टैब के अंदर जो है हम रीलोड करते वक्त चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल के ऊपर हिट मार रहा है और कौन कौन सी फाइल इसको नहीं मिल रही, एरर वगैरह 404 का अगर कहीं आ रहा है तो। सही है। परफॉर्मेंस टैब के अंदर वेबसाइट की स्पीड को देख सकते हैं, और मेमोरी और एप्लीकेशन मैंने नहीं समझाया है। सही है। ठीक है। क्लियर है। अब मैं रीलोड करता हूँ इसको। सही है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर मैं हूँ अभी, और एलिमेंट्स के अंदर मेरे पास पूरी HTML आ रही है, और मैं जो है यहाँ पर
CSS आ रही है, सही है, राइट साइड के ऊपर। राइट साइड में स्टाइल्स के टैब के अंदर हर टैग के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो उसकी पर्टिकुलर CSS मुझे यहाँ पर दिखाएगा। जैसे अभी मैं बॉडी पे हूँ तो बॉडी की CSS आ रही है टिकटॉक सेंस, जो हमने ही करी है, सही है जी। तो ये यहाँ पर बताता भी है कि ये वाली CSS जो है वो किस फाइल से आ रही है। तो मैं इसके ऊपर अगर होवर करूँ ना, सिर्फ होवर का मतलब होता है माउस लेके जाऊँ अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर, तो ये खुद मेरे को देखो नीचे फाइल का पाथ बता रहा है कि class2.css की फ़ाइल है ये वाली, ये रहा, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है class2.css की फ़ाइल है, यहाँ से ये आ रहा है कोड, सही है। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो लाइन ऑफ नंबर भी मेरे को बता रहा है आगे कॉलम डाल के कि लाइन ऑफ कोड जो है वो लाइन नंबर 1 के ऊपर है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो लाइन नंबर 1 पे मेरे को लेके जाएगा वो, सही है। इसके बाद में अगर हेड पे जाऊँ तो हेड पे मैंने कोई CSS नहीं करी और ये CSS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, सही है, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। इसके बाद HTML की ये CSS भी सारी रूट की है और ये अपनी आ रही है इसकी, सही है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, अब हम क्या कर सकते हैं, हम सारा का सारा HTML, हम सारा का सारा CSS कोड डायरेक्ट यहाँ पर करने के बजाय ना हम कंसोल में भी कर सकते हैं एक साथ सारा कोड। इसके बाद हम चाहें तो उस कोड को एक साथ कॉपी करके यहाँ पर एक साथ पेस्ट भी कर सकते हैं, सही है। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर कोड करके पेस्ट करेंगे ना तो हमें कोई एरर होगा तो वेबसाइट जब तक हम रीलोड नहीं करते हमें पता नहीं चलेगा, सही है। लेकिन अगर हम कंसोल के अंदर CSS का कोड करते हैं ना तो हमें रन टाइम पे जैसे वेबसाइट खुली हुई है और हमें पता चलता रहेगा कि हमने क्या कोड करा है CSS का, गलत करा है या सही करा है, सही है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ से मैं एक एक करके टैग खोलता हूँ, सही है। अब ये हमारा टैग किसी काम का नहीं है, HTML का हेड का टैग भी मैंने बताया था किसी काम का नहीं है, हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो बॉडी पे मैंने जैसे ही होवर किया ना तो यहाँ पर एक लेयर इसने बना दी ब्लू और कौन से कलर की है, ऑरेंज कलर की, सही है जी। अब कंसोल के अंदर ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि ऑरेंज कलर का मतलब है कि इस लेयर के ऊपर मार्जिन आ रही है, सही है। ऑरेंज कलर का हमेशा मतलब यही होता है कि मार्जिन आ रही है, सही है, अगर ऑरेंज कलर कहीं पे नज़र आ जाए, सही है। और ग्रीन कलर अगर नज़र आ जाए ना तो पैडिंग आ रही है। पैडिंग क्या? पैडिंग ग्रीन कलर, अगर ये ऑरेंज की जगह अगर ग्रीन कलर शो कर रहा होता ना तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी पैडिंग है। पैडिंग मतलब समझा नहीं। पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि अगर ग्रीन कलर होगा तो पैडिंग होगी, ऑरेंज कलर होगा तो मार्जिन होगी। और ये जो पीच और ब्लू कलर है, एक मिनट मैं करता हूँ कॉल, बात कर। तो हम पैडिंग पे थे और मार्जिन पे थे ना, तो मैंने बताया था कि ऑरेंज कलर जो है वो मार्जिन का होता है और ग्रीन कलर होता है पैडिंग का, सही है। अब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, गौर से सुनना। ये ब्लू कलर, मिसाल के तौर पर जो ब्लू कलर है हमारा, जिसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट है, सही है। अगर हम पैडिंग देंगे ना तो वो स्पेस इसके अंदर से लेगा और अगर हम मार्जिन देंगे तो स्पेस बाहर से बनाएगा, सही है। सही है। सिंपल बताता हूँ, रुको एक मिनट। पैंट अगर मैं ऑनलाइन खोलने की कोशिश करूँ तो उसमें ज़्यादा आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए देखते हैं कोई पैंट की एप्लीकेशन में देखता हूँ। हाँ, ये पैंट खुल गया ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये देखो, ये एक बॉक्स है, सही है जी। और इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है बहुत सारा, सही है। अब कंटेंट लिखा हुआ है ना, कंटेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल चिपक के, जैसे ही हम कंटेंट लिखेंगे ना HTML के अंदर, वो बिल्कुल चिपका हुआ नज़र आएगा, सही है। जितना भी लिख लें, लंबी लाइन लिख लें, कुछ भी लिख लें ना, वो बिल्कुल बॉक्स के साथ चिपकी हुई नज़र आएगी, सही है। लेकिन अगर हमें इस बॉक्स के अंदर ही हमें पैडिंग चाहिए, मतलब कि स्पेस चाहिए, तो हम पैडिंग देंगे, सही है। तो जब पैडिंग देंगे ना तो बॉक्स के अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, यानी टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा फिर, सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर पैडिंग नहीं हो, बॉक्स के बाहर से पैडिंग बने, यानी कि बॉक्स पूरा का पूरा बॉक्स ही मूव हो, बॉक्स के अंदर का कंटेंट भी मूव हो, पूरा का पूरा बॉक्स भी मूव हो, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, सही है। तो वो क्या करेगा, बॉक्स के बाहर से स्पेस बनाएगा,
जी सही है। तो फिर ये वाला स्पेस नहीं होगा, फिर मार्जिन के केस में जो है वो बॉक्स के अंदर चिपका हुआ ही रहेगा टेक्स्ट, लेकिन पूरा का पूरा बॉक्स नीचे आ जाएगा। मतलब वो ज्यादा स्पेस लेता है पैडिंग। ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। एक और एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर। एक मिनट। ये एक पेज है, सही है, वेबसाइट का एक पेज है ये, सही है। जी और यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है H1 की, सही है। जी यहाँ पर एक हेडिंग है, सही है। और नीचे हमने क्या करा है, नीचे हमने एक बॉक्स बनाया है जिसका कलर चेंज है, सही है। इसका कलर हमने कर दिया, सही है, ब्लैक। तो अगर अब मुझे क्या करना है भाई, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ कोई भी ना, तो अब क्या करना है, अगर मुझे इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा वाइट कलर से, क्योंकि पहली बात है ये बॉक्स ही ब्लैक है तो ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा, सही है। तो टेक्स्ट लिखूँगा वाइट कलर में, सही है। फिर बॉक्स के अंदर टेक्स्ट चिपका हुआ होगा यहाँ से, सही है जी। और बॉक्स के ऊपर H1 की हेडिंग है, उससे भी बॉक्स चिपका हुआ होगा बिल्कुल ही, सही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पैडिंग, मैं जैसे ही पैडिंग दूंगा ना बॉक्स को, तो अंदर का टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ मूव हो जाएगा, ऊपर से पैडिंग दूंगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड से पैडिंग दूंगा तो यहाँ से यूँ मूव हो जाएगा, सही है। तो टेक्स्ट यहाँ पर कहीं आ जाएगा, जी सही है। तो पैडिंग करी तो यहाँ से और यहाँ से टेक्स्ट मूव हुआ, लेकिन जब मार्जिन दूंगा ना बॉक्स को, तो जो H1 के ऊपर से जो स्पेस चिपक रहा था ना, बॉक्स पूरा का पूरा बॉक्स नीचे आ जाएगा, यानी बॉक्स के बाहर से स्पेस बनाएगा। ठीक है। अब समझ आया? भाई ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? एक मिनट, अभी और क्लियर करते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट है पैडिंग और मार्जिन? बहुत इम्पोर्टेंट है, यही तो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये देखो इन लोगों ने कितना क्लियर समझाया हुआ है, इससे समझ लो। ये एक बॉक्स था, सही है। बॉक्स के अंदर ये कंटेंट था, सही है, सही है। इन लोगों ने पैडिंग दी 20 पिक्सल की, तो बॉक्स का सारा कंटेंट सेंटर में आ गया, यानी यहाँ से भी पैडिंग लग गई, यहाँ से भी लग गई, यहाँ से भी लग गई और यहाँ से भी लग गई, सही है। तो पैडिंग ने बॉक्स के अंदर दिया, सही है, स्पेस, और मार्जिन दी ना, तो पूरा का पूरा बॉक्स, मार्जिन दी 8 पिक्सल से, तो पूरा का पूरा बॉक्स मूव हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सही है, सही है। अभी एक और एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल हो जाएगा उससे, सही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ मार्जिन पैडिंग समझना, बाकी CSS जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ देना, सही है। सही है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, लाइट ब्लू दे देता हूँ, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, लाइट ब्लू मैंने कलर दे दिया, सही है। अब ये मेरा लाइट ब्लू कलर है, सही है। अब तुम देखो, ये बॉक्स थोड़ा सा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के साथ चिपक रहा है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे बॉक्स को पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने कितनी दी, 20 पिक्सल की, सही है। तो अब देखो, पैडिंग जैसे ही दी ना, तो इसने बॉक्स के अंदर ग्रीन कलर की पैडिंग बना दी, अच्छा अच्छा, सही है। अब मैं इसी को मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैंने दी 20 पिक्सल की, तो अब क्या हुआ, इसने ऊपर से मार्जिन ले ली, लेफ्ट राइट से मार्जिन ले ली, राइट साइड से मार्जिन ले ली, और बॉटम से मार्जिन ले ली, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा करूँगा ना मार्जिन को, तो देखो नीचे वाला कंटेंट नीचे होता जा रहा है, ऊपर वाले कंटेंट से भी गैप बनता जा रहा है, लेफ्ट से भी गैप बनता जा रहा है, और राइट से भी मार्जिन लग रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि राइट पे कुछ है नहीं, सही है। तो इसने जो है ऊपर और नीचे से गैप बनाया, और बॉक्स अपनी जगह पे उतना ही है, सही है, सही है। तो पैडिंग दूंगा तो अंदर से गैप बनेगा, और मार्जिन दूंगा तो बॉक्स के बाहर से गैप बनेगा। अच्छा सही है। Clear एक बार हो दोबारा पैडिंग दिएगा। पैडिंग में जितनी भी बढ़ा दूंगा ना, ये अभी पैडिंग दी हुई है मैंने, जितनी भी पैडिंग बढ़ाऊंगा ना, वो अंदर से गैप बनाएगा बॉक्स के, अंदर की स्पेस बड़ी होगी, और और मार्जिन से बाहर की स्पेस बड़ी होगी, सही है, सही है। यानी स्पेस बना रहा है ये, सही है। तो मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है, सही है। अब मैं जो CSS तुम लोगों को समझाते जा रहा हूँ ना, वो मैं एक नोटपैड में डालते जा रहा हूँ, सही है। यानी ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, सही है, CSS के अंदर। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को तुम लोग
पूरी की पूरी देखना, अपने पास रखना और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए अपना टेबल डिज़ाइन करके मुझे देना है, सही है। लेकिन मैं भी तुम्हें यहाँ पर डिज़ाइन करवा रहा हूँ पूरा पेज तुम लोगों को, सही है। तो पैडिंग हमने पढ़ ली, मार्जिन हमने पढ़ ली। पैडिंग इस तरीके से देते हैं, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ 10 पिक्सल, इसकी वैल्यू तुम खुद एडजस्ट करना, सही है। मार्जिन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, सही है। बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया, कोई भी कलर का देना हो हम दे सकते हैं, सही है। जैसे मैंने लाइट ब्लू दिया, सही है। और इसमें हेक्स कोड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हेक्स कोड कब यूज़ करते हैं, जब बिल्कुल एग्जैक्ट कलर हमें देना हो ना, जब हमें हेक्स कोड का यूज़ करते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तुम लोगों को पता है हेक्स कोड क्या होता है? क्या हेक्स कोड? एक्सपोर्ट नहीं, 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो जी। हम थे मार्जिन पैडिंग पे, मार्जिन पैडिंग समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ से मैं बॉडी पे होवर कर रहा हूँ ना, तो बॉडी पे एक ऑरेंज कलर की जो है पट्टी आ रही है ऊपर, सही है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या आ रही है, वो मार्जिन आ रही है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस बन रहा है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट देख रहे हो थोड़ा सा राइट साइड पे हुआ, पूरा लेफ्ट पे नहीं चिपका हुआ, सही है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं H1 के ऊपर बैकग्राउंड कलर दूंगा ना अपना, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर H1 का देता हूँ लाइट ब्लू, तो सारे दोनों बैकग्राउंड कलर लग गए। लेकिन ये जो वाइट स्पेस आ रहे हैं ना, ये हमें ख़त्म लाजमी करने होते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को अगर तुम विज़िट करोगे ना, तो उसमें जो है स्पेस नहीं होता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉडी का टैग पकड़ते हैं। अभी मैंने देखो सारे इंपॉर्टेंट टैग पकड़ रहा हूँ, H1 पकड़ा है मैंने और बॉडी का टैग पकड़ा है, सिर्फ बेसिक CSS सिखाने के लिए, सही है। उसमें तो ये स्पेस क्यों खत्म कर देते हैं, कोई रीजन होता है? स्पेस क्यों ख़त्म करते हैं, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ ना, कोई बहुत मशहूर कॉमन वेबसाइट, तो हमेशा स्पेस ख़त्म होना ही सबसे अच्छा होता है बॉडी का। इसके बाद ही आप पूरी जो है CSS अपने हिसाब से करते हो, सही है। देखो जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ना, तो अब ये बैकग्राउंड कलर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये लेफ्ट और राइट से पूरा चिपका हुआ हो, सही है। लेकिन ये जो बॉडी का स्पेस है, इसकी वजह से ये चिपक ही नहीं रहा, सही है। तो मैं इसके ऊपर कैसे करूँगा, मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा, तो मैं इसका हल ये है कि मैं बॉडी की स्पेसिंग ही ख़त्म कर दूँ, सही है, ताकि ये बिल्कुल ऊपर से और साइड से बिल्कुल ही वो मिला के आए, सही है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी की मार्जिन ख़त्म कर देते हैं। अभी एक चीज़ और समझ लो, देखो बॉडी का टैग पकड़ने के लिए मैं यहाँ से बॉडी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से ये प्लस दबाऊँगा ना, सही है, समझ आ रहा है। यहाँ से ये प्लस दबाऊंगा, देखो नज़र भी आ रहा होगा तुम लोगों को, अभी ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता कंसोल ना, तो यहाँ से प्लस दबाऊंगा ना, तो ये बॉडी का टैग ऑटोमेटिकली इसने CSS में डाल दिया, सही है, प्लस दबाने से। इसी तरीके से H1 पे जाऊँगा, प्लस दबाऊँगा, H1 का टैग उसने डाल दिया, सही है। टेबल पे जाऊँगा, प्लस दबाऊँगा, टेबल डाल दिया, सही है, समझ आ गया। तो सिर्फ मुझे इसके अंदर की CSS लिखनी है, बाहर की CSS वो हमें खुद करके दे रहा है, ये दोनों एंगल ब्रैकेट बना के दे रहा है और H1 डाल के दे रहा है, सही है, सही है। और अगर तुम एक चीज़ नोट करो तो देखो यहाँ पर जो है स्टाइल 2 नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये वाली क्लास 2 नहीं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है इंस्पेक्टर स्टाइल शीट, सही है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये स्टाइल शीट अपनी खुद की बना रहा है इंस्पेक्टर, सही है। इन द एंड हम इस इंस्पेक्टर स्टाइल शीट के ऊपर यूँ करके यूँ क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी CSS जो हमने करी है ना अभी तक, वो सारी एक साथ दे देगा, सही है। फिर इस पूरे को Ctrl A करके कॉपी करके हम अपनी CSS के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जी, क्लियर हो गया, सही है। लेकिन अगर हम पेज को रीलोड कर देंगे ना, तो ये इंस्पेक्टर स्टाइल शीट खाली हो जाएगी, तो इसका ख्याल रखना होता है पेज रीलोड ना हो, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, सही है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप जो है पेज रीलोड ना करो और CSS सारी एक साथ करो, सही है। हमारी प्रैक्टिस हुई भी है, तो हम एक साथ सारी CSS कर लेते हैं, फिर इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, CSS की फाइल में नहीं लिखते डायरेक्ट। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखूँगा CSS, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चेंजेस हो रही है फ्रंट एंड पे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, मैं चेंज करते जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नज़र आते जा रहा है, समझ आ रही है ना चीज़ें समझ में, जी, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, जी, चलो
चलो लाइव सर्वर से डायरेक्ट काम करते हो? हाँ, लाइव नहीं, मतलब इंस्पेक्टर पे सारा काम होता है। इंस्पेक्टर इसीलिए कहलाता है ये क्रोम का, क्योंकि ये इंस्पेक्ट कर रहा है चीज़ों को ना, और हमें सब कुछ करवा के दे रहा है। सही है। अब मैंने बॉडी का टैग देखो इंस्पेक्ट पे डाला हुआ है, ये रहा। सही है। अभी ये खाली है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना एलिमेंट्स में तो खाली है। सही है। अच्छा, अगर मैं इंस्पेक्टर खोल के भूल जाऊँ ना कहाँ थी, तो ये सोर्सेज के टैब में आ जाती है, ये रही खुली हुई है। सही है। तो मैं यहाँ से एलिमेंट्स में अब बॉडी के टैग की मार्जिन ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मार्जिन 0 पिक्सल। अब देखो मेरा लेफ़्ट से चिपक गया। सही है। राइट से भी चिपक गया। क्लियर है जी? सही है। अब ये देखो, ये जो ऊपर से नहीं चिपका ना, ये इस वजह से नहीं चिपका। देखो मैं H1 के ऊपर, जैसे ही यहाँ पर H1 के ऊपर आया ना, तो H1 के ऊपर मार्जिन जो है ऊपर से आ रही है कहीं से। ये देख रहे हो, ऊपर से मार्जिन आ रही है। तो मुझे ये भी ख़त्म करनी है, तो मैं H1 के अंदर ही जो मैंने पहले टैग लिया ना, उसी के अंदर और CSS लिखूंगा। तो देखो अभी मैं सिर्फ मार्जिन, पैडिंग और बैकग्राउंड पे खिला रहा हूँ तुम लोगों को। तो बैकग्राउंड मैंने मार्जिन इसका मैंने कर दिया 0 पिक्सल। सही है। तो ये देखो टॉप से बिल्कुल जो है हमारा पेज बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा एक वेब पेज होता है। सही है। सही है। होते जा रही है डिज़ाइन चीज़ें। अब देखो मार्जिन जैसे ही मैंने 0 करी ना, तो मार्जिन जो है वो ऊपर से तो 0 हो गई, लेकिन नीचे से भी 0 हो गई। सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मैं नीचे से तो मार्जिन दूँ, लेकिन ऊपर से नहीं दूँ। सही है। तो इसका एक हल ये है कि मैं इसको मार्जिन डैश टॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है। सही तो है। टॉप से हाँ, तो टॉप से। इसी तरीके से अगर मुझे लेफ़्ट से ख़त्म करनी है, तो मैं मार्जिन डैश लेफ़्ट लिखूँगा, तो लेफ़्ट से सिर्फ ख़त्म होगी। सही है। इसी तरीके से अगर मैं राइट से ख़त्म करना चाहता हूँ, मार्जिन डैश राइट लिखूँगा, 0 पिक्सल करूँगा, तो राइट से ख़त्म हो जाएगी। बॉटम से करना चाहता हूँ, बॉटम से हो जाएगी। सही है। अब देखो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो मुझे सिर्फ बॉटम से नज़र आ रही है, टॉप से ख़त्म हो चुकी है। सही है। सही है। तो मार्जिन हमने सीख लिया, पैडिंग हमने सीख लिया, बैकग्राउंड कलर हमने सीख लिया। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई H1 का टैग जो है वो सेंटर में आ जाए लिखा हुआ। सही है। H1 जो है हमारा सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो सेंटर में आ गई दोनों हेडिंग्स मेरी। H1 जिन को दिया था, एक इसको दिया था, एक इसको दिया था। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी स्पेसिंग भी बढ़ जाए बैकग्राउंड के अंदर वाली, क्योंकि थोड़ी सी खूबसूरत लगे हेडिंग। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग बढ़ा देता हूँ। अब मैं पैडिंग जो है चारों साइड से बढ़ाऊंगा, या पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम बढ़ाऊंगा। सही है। तो मैं पैडिंग टॉप बढ़ाना चाहता हूँ, पैडिंग टॉप बढ़ा दी। पैडिंग बॉटम बढ़ाना चाहता हूँ, पैडिंग बॉटम बढ़ा दी। सही है। 20 पिक्सल। तो दोनों तरफ से जो है स्पेसिंग आ गई। क्लियर है? क्लियर है? जी जी। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? बैकग्राउंड पढ़ लिया, मार्जिन पढ़ ली, पैडिंग पढ़ ली, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने पढ़ लिया। सही है। सेंटर कर देता है टेक्स्ट को। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं। हमें भाई ब्लू के साथ हमें ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा, हम चाह रहे हैं इनके कलर वाइट हो जाए। तो हम क्या सिंपल लिखेंगे, कलर वाइट। सही है। तो ये देखो कलर वाइट हो गया है। टेक्स्ट लाइन के साथ, टेक्स्ट अलाइन के साथ नहीं लिखा है, अलग से ही लिखा है। हर प्रॉपर्टी के बाद एक ये लगाना पड़ता है सेमी कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है ना, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। सही है। तो सेमी कॉलम दे के जो है वो हमने नीचे लाइन में अलग से लिखा है कलर वाइट। तो देखो कलर वाइट हो गया। सही है। अब मैं ये पूरी CSS यहाँ से इंस्पेक्टर से क्लिक करके कॉपी करता हूँ, Ctrl A दबा के, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। पेस्ट कर दी, Ctrl S दबा के सेव कर दी फाइल। अब मैं रिलोड करता हूँ फाइल। देखो मेरी सारी चेंजेस जो मैंने करी हैं वो आ रही हैं मेरे पास। जी। सही है। यहाँ तक डिज़ाइनिंग समझ में आ गई? जी जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम टेबल को और फॉर्म को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर सेंटर में खूबसूरत टेबल दिखाएंगे और सेंटर में फॉर्म को खूबसूरत करेंगे। सही है। जी। तो यहाँ तक हमने ये 4 प्रॉपर्टीज आज पढ़ी हैं CSS की। और एक मिनट ना, इसको ऐसे रहने देना, पिक्चर लेनी है। नहीं, मैं वीडियो पूरी दूंगा आज ही, मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा और